जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब खुश होंगे और आपकी खुशी में शामिल मैं सोनू कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म डिफेंस अड्डा 247। ये प्लेटफॉर्म आपको दावा करता है या वादा करता है या मैं कहूं आपको विश्वास दिलाता है कि हम आपकी सफलता के लिए 24/7 वो कोशिश कर रहे हैं जो आपकी हर बारीक जो कमी होगी उसको भी हम दूर कर सके। प्यारे दोस्तों, प्यार से इस सेशन को देखिए, पेशेंस के साथ इस सेशन को देखिए और अंत में आप अपने आप में कुछ परिवर्तन महसूस करेंगे। आप फील करेंगे कि आपको फिजिक्स के प्रति प्यार हो गया है। आप ये महसूस करेंगे कि फिजिक्स अब आपके लिए आसान हो गया है। तो चलिए फिजिक्स को और ज्यादा आसान करने के लिए जुड़ते हैं एक नए सेशन में, शुरू करते हैं एक नया दौर। शुरुआत करते हैं हम यहां से। एक प्यारा सा क्वेश्चन आपके पास, एक हैवी बॉल है आपके पास, ठीक है। अब हैवी बॉल का कंसेप्ट क्यों दिया गया है कि मान लीजिए कोई छोटी सी वस्तु है, इसके साथ हैवी वस्तु टकराएगी तो हम मान के चलेंगे कि हैवी तो वही रुक गई है, लेकिन अब छोटी वस्तु आगे जा रही है, ये चीज आप मान के चलो। तो यहां से ए हैवी स्टील बॉल मास ग्रेटर देन 1 kg इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड collide head on a stationary ping pong ball of mass less than 0.1 ग्राम, यानी कि ना के बराबर मास। देखिए कोलिजन की बात की जाए तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को फॉलो करेगी। मास ऑफ स्टील बॉल, वेलोसिटी ऑफ स्टील बॉल प्लस आपके पास मास ऑफ पिंग पोंग बॉल, वेलोसिटी ऑफ पिंग पोंग बॉल इज इक्वल टू आपके पास मास तो रहेगा सेम, वेलोसिटी रहेगा डैश चेंज हो जाएगा, उसके बाद मास रहेगा आपके पास यहां से सेम, वेलोसिटी क्या हो जाएगा चेंज। ये आपको देखना, ये कोलिजन से पहले और ये कोलिजन के बाद ये वैल्यू दोनों आपको बराबर रखनी है। अब आपको पता है कि इनिशियली ये किस पे थी, स्टेशनरी यानी कि रेस्ट, यानी कि इसकी वैल्यू आपके पास क्या थी, स्टार्टिंग में 0 थी। यह चीज क्लियर है। अब आपके पास क्या दिया गया है, मास ये वाला, वेलोसिटी ये वाली। अब फाइनली हम ये मान के चलें कि ये किस में आ गई है, रेस्ट में। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, यहां से आपके पास मास ऑफ स्टील बॉल 1 kg, वेलोसिटी कितनी दे रखी है आपको 2 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी कितनी है आपके पास 2 मीटर पर सेकेंड, और इधर आपके पास है 0.1 ग्राम यानी कि 10⁻³ इनटू आपके पास वेलोसिटी ऑफ पिंग पोंग बॉल डैश। ये आपको निकालनी है, वीपी डैश आपको निकालना। तो क्या करना पड़ेगा, 2 डिवाइडेड बाय आपके पास 0.1 10⁻³ किलोग्राम में ये आपको लेना है। तो क्या हो जाएगा, ये डैश हटाओगे तो 20 और 10⁻³ आपके पास 3, ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये किसको फॉलो कर रही है, ये फॉलो कर रही है आपका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये आपका अप्रोक्स आंसर होगा। उम्मीद है कि आपको यह सवाल समझ आया होगा, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से आपको बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे। ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है आपके पास। बॉडी आपके पास 2 kg की है, कोलाइड कर रही है 100 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन उसके बाद रीबाउंड विद सेम स्पीड। तो ये पहले भी मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था कि कोई वस्तु आपकी m मास की वस्तु अगर ये किसी दीवार पे टकरा रही है विद वेलोसिटी v और उसी वेलोसिटी v से ये वापिस आ रही है, तो इसका चेंज इन मोमेंटम आपके पास क्या आया था, 2mv आया था। ठीक है सर, एक पार्ट तो आपके पास ये है। दूसरा आपसे कहा गया है कि टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट इज 1/50 सेकेंड, और जब आपका चेंज इन लीनियर मोमेंटम इतना जल्दी जल्दी हो तो उसको बोलते इंपल्स। यहां आपके पास इंपल्स क्या होगा, इंपल्स क्या होगा, चेंज इन लीनियर मोमेंटम
यहां से चेंज इन लीनियर मोमेंटम। और इंपल्स किसके बराबर होता है? ये होता है फोर्स इंटू डेल्टा टी स्मॉल टाइम में, ये आपके पास इसके बराबर रहता है। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना फोर्स। तो F आपके पास, दिस इंप्लाइज F आपके पास किसके बराबर हो जाएगा? यहां से इंपल्स आपका चेंज इन लीनियर मोमेंटम वो इसके बराबर हो जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा डेल्टा P बाई डेल्टा T, यानी कि स्मॉल आपके पास टाइम T के लिए। अब यहां से आप देखो क्या होगा, P की वैल्यू कितनी है 2, मास कितना दे रखा है आपको 2 kg, इनटू वेलोसिटी कितनी दे रखी है 100, डिवाइडेड बाई आपके पास 1/50, ये आपके पास दे रखा है, ये 1/50 आपके पास दे रखा है। अब देखो आंसर क्या हो जाएगा। यहां से अगर आप देखो कि ये 50 यहां से जाके ऊपर मल्टीप्लाई, तो 400 मल्टीप्लाई बाई 50, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ये आपके पास 2 इंटू 10⁻³ नहीं, एक सेकंड 4 5 20, 3 नहीं आएगा आपके पास, 10 की पावर आएगा 4 न्यूटन, क्योंकि 1 और 2 3 जीरो पहले हैं और 4 और 5 की गुना करोगे तो कितना आएगा 20, तो ये लिखा जाएगा आपका 2 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन। ये आपको याद रखना था। तो जो पीछे आप क्वेश्चन करते जा रहे हो उनका भी आपको एक स्टेप बाय स्टेप पता होना चाहिए और उसी स्टेप पे आपको आगे बढ़ना है, उसी स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ एनर्जी, इनमें से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है। तो मैं एक काम करता हूं कि सारे यूनिट लिख देता हूं, यूनिट ऑफ एनर्जी में लिख देता हूं ताकि आप बड़ी आसानी से पहचान पाओ। ऐसा ही यूनिट आपके पास क्या रहेगी एनर्जी की, ऐसा ही मात्रक क्या होगा सर, ये होगा जूल आपके पास। सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी आपके पास क्या होगी, सीजीएस मात्रक क्या होगा सर, ये अर्ग होगा। एफपीएस यूनिट क्या होगा आपके पास सर, ये आपका ब्रिटिश थर्मल यूनिट होगा, ब्रिटिश थर्मल यूनिट होगा आपके पास, बीटीयू होगा आपके पास। ठीक है सर। प्रैक्टिकल यूनिट क्या होगी, दैनिक जीवन में ऊर्जा का कौन सा मात्रक हम यूज करते हैं, प्रैक्टिकल यूनिट आपके पास क्या होगा, तो प्रैक्टिकल यूनिट होगा आपके पास कैलोरी, प्रैक्टिकल यूनिट कैलोरी। इसके अलावा कौन सी यूनिट होगी आपके पास, इलेक्ट्रिकल यूनिट, विद्युतीय मात्रक आपके पास। तो इलेक्ट्रिकल यूनिट आपके पास रहेगी क्या सर, किलोवाट आवर, KWH। तो इलेक्ट्रिकल हो गए। इसके बाद आपके पास कौन सी, स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट सबसे छोटी यूनिट, ये रहेगी आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, EV आपके पास, EV। उसके बाद आपके पास क्या रहेगी, इलेक्ट्रिकल यूनिट होगी, स्मॉलेस्ट यूनिट होगी आपके पास। इसके बाद क्या यूनिट है आपके पास, इसके बाद क्या यूनिट बनेगी, ड्राइव्ड यूनिट, फॉर्मूले बेस्ड यूनिट आपके पास, ड्राइव्ड यूनिट। तो ड्राइव्ड यूनिट आपके पास क्या बनेगी, देखिए फॉर्मूले से हमने कौन सी यूनिट निकाली है, तो आपके पास न्यूटन मीटर, आपके पास वाट आवर, वाट सेकंड, या आप लिख सकते हो वाट मिनट, या आप लिख सकते हो पास्कल मीटर क्यूब। ये सारी आपकी यूनिट ऑफ एनर्जी होंगे, ये सारी आपके पास यूनिट ऑफ एनर्जी होंगे। तो अब यहां से देखो कौन सी यूनिट नहीं है। हाँ, इसमें एक यूनिट और ऐड कर लीजिए, यहां एमकेएस यूनिट, एमकेएस यूनिट ऑफ एनर्जी रहता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ये वाला, ये वाला। उम्मीद है कि आपको ये सारी यूनिट्स के बारे में पता होगा,
नहीं पता तो आप थ्योरी वाले सेशन में ये ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं, वहां से आप इनके बीच रिलेशन वगैरह सारी ड्राइव कर सकते हैं। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपके पास, 300 जूल ऑफ वर्क इज डन स्लाइडिंग अप ए 2 kg बॉक्स ऑन एन इंक्लाइन प्लेन अप टू हाइट 10 मीटर, टेकिंग द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज आपके पास होगी 10, देन वर्क डन विल बी अगेंस्ट फ्रिक्शन विल बी। 300 जूल आपने कार्य किया है 2 किलोग्राम ब्लॉक को ऊपर की ओर ले जाने के लिए, टेकिंग द वैल्यू ऑफ जी आपके पास कितना है 10, तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन आपके पास क्या होगा ये आपको बताना है। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन क्या होगा ये चीज आपको यहां से क्लियर करनी है। फटाफट से एक बार कोशिश करो इसको सोल्व करने की, बिल्कुल आसान है आपके पास, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूं, तो मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हाँ, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी आपको नजर आ रहा होगा, इसलिए टाइम दिया जा रहा है, इसलिए टाइम दिया जा रहा है, नहीं तो आप इसे विद इन सेकेंड भी चाहे तो सोल्व कर सकते थे, विद इन सेकेंड चाहे तो भी सोल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो भी इसे सोल्व कर सकते हैं। देखिए क्या होगा यहां पे, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन आपके पास जो आपने वर्क किया है माइनस जो हाइट पे जाने पर इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है mgh। ऐसे क्वेश्चन में आप इस तरीके से सोल्व करें, क्या होगा आपका आंसर, ये आपके पास है वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, ये 300 जूल है, माइनस m की वैल्यू आपके पास क्या दे रखी है 2, g की वैल्यू 10 और h की वैल्यू आपके पास 10, तो ये हो गया 200। आंसर कितना आ गया आपका 100 जूल। बस खत्म कहानी। इस तरीके का स्लाइडिंग अप वाला क्वेश्चन हो आप इसका यूज करें, तुरंत आंसर आ जाएगा। बताओ इससे आसान क्या बता सकते हैं आपको, इससे आसान आपको क्या बताएं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास द एनर्जी स्टोर्ड इन वाउंड वॉच स्प्रिंग। देखो यहां पे क्या होगा, स्ट्रेचिंग, और जैसे इन सेशंस में लगातार आप देखते आ रहे हो, स्ट्रेचिंग से कौन सी एनर्जी स्टोर होगी आपके पास, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, जो कि किसके बराबर होती है, U इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर के इक्वल होते हैं, ये आपके पास। तो अब आपको देखना आंसर क्या है, आंसर होगा सर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी। जहां भी स्ट्रेचिंग का केस आए, चाहे घड़ी में चाबी भरने का या धनुष के रबड़ का ये वायर का खींचना है, गुलेल के रबड़ का खींचना है, ये सब आपके पास एग्जांपल हैं पोटेंशियल एनर्जी के। अगला देखो आपके पास, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज इंक्रीज कितना 300%। तो मैंने जो आपको ट्रिक बताया था आपको याद भी होगा, 2 इंटू परसेंटेज चेंज इन लीनियर मोमेंटम प्लस आपके पास परसेंटेज चेंज इन लीनियर मोमेंटम इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100, ये आपके पास आ जाएगा परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये आपके पास आ जाएगा। तो अब अगर यहां से एक एक करके वैल्यू पुट करके देखो आप, जैसे यहां से आपके पास ऑप्शन डी दे रखा 175, वैसे तो मैंने आपको करवाया भी था जिनको याद हो 175, तो उसका तो 2 गुना ही यहां 300 हो गया, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। यहां पे आप देखोगे ये आपके पास कितना, ये 1.73 और इंटू आपके पास कितना हो जाएगा, यहां से 100 का √10 और √3 का 1.73, तो ये आपके पास हो जाएगा 17.3। 17 का अगर आप देखोगे 17 दूनी 34, तो यहां से आपके पास
और यहां से जोड़ोगे तो वो फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी 300। 150% का आप देखोगे तो 300 तो यहीं से हो गया आपका, वहां से तो 350 हुआ था, यहां से 300 हो गया, तो यहां से भी नहीं आएगा। 100 से अगर आप करोगे तो 2 गुना 100 प्लस 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपके पास 100, कैंसिल आउट, आंसर कितना आ जाएगा 300%। तो आपका आंसर क्या था 100%। अगर सर 150% होता तो चेंज कितना आता, उल्टा चलना शुरू कर दो। 150% होता तो कितना आता, तो यहां से 300 तो ये हो गया आपके पास, और 15 का स्क्वायर 225 आपके पास। ज्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं, आपका आंसर आ जाएगा 525%। अगर 150% इंक्रीज होता तो आपका आता 525, तो 175 होता तो कितना आता सर, इससे भी ज्यादा आता, इससे भी ज्यादा आता, वो भी आप सोल्व कर सकते हैं। √300 के लिए भी आप सोल्व कर सकते हैं। तो ये जो आपको तरीका बताया था, ये एक ऐसा तरीका है कि सबसे शॉर्टकट आपका तरीका है, आराम से आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं इससे। आगे देखिए आपके पास, व्हेन वर्क डन, ध्यान से देखना, ऑन ए बॉडी, बाई ए बॉडी नहीं है, ऑन ए बॉडी आपके पास। मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ये मान के चले ये कोई वस्तु है, और इसके ऊपर वर्क डन किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, कम या ज्यादा? इंटरनल एनर्जी इसकी क्या होगी सर, ये इंटरनल एनर्जी तो इंक्रीज होगी। इंटरनल एनर्जी तो क्या होगी, इंक्रीज, क्योंकि इसे वर्क डन का मतलब है कि इसे हमने क्यू एनर्जी इसको दे दी है, इसमें ऐड कर दी है, तो इंटरनल एनर्जी बढ़ गई है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी बढ़ गई है। तो यहां से ये इंटरनल एनर्जी आपके अगर स्टोर करने की बात करें, व्हेन वर्क इज डन ऑन ए बॉडी बाय एक्सटर्नल फोर्स, तो वो आपकी यूज हो सकती है स्पीड चेंज होने में, या यूज हो सकती है आपकी स्ट्रेचिंग में यूज हो सकती है। तो आपके पास दोनों एनर्जी, यहां से दोनों एनर्जी, अब देखो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो यहां कुछ ना कुछ एनर्जी ऐड होगी। द सम ऑफ काइनेटिक पोटेंशियल सेम कब रहता, जब एक्सटर्नल आपके पास कोई फोर्स नहीं लगता, तो ये आपका होगा नहीं। ओनली काइनेटिक ओनली पोटेंशियल से ज्यादा बेहतर आंसर है कि आपका पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों चेंज हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके पास, टू बॉडी विच हैव मास m1 एंड m2, इट्स वेलोसिटी बिफोर इंपैक्ट इज v1 एंड v2 आपके पास। तो यहां से आपके पास देखिए, ये ऑलरेडी आपने ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में भी आपने सोल्व कर लिया था। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की अगर बात करें, यहां से m1 v1 प्लस आपके पास m2 v2 इज इक्वल टू आपके पास m1 v2 प्लस m2 v1। तो आप ये चाहते हो कि दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएं, तो आप m1 और m2 को, इसको भी m मान लो, इसको भी m मान लो। अगर यहां आपने m माना तो mv1 प्लस mv2 प्लस आपका mv1। सर इक्वेशन तो सेम आ रही है, सेम आ रही है, तो ये रेशियो भी सही है, ये वाला आपके पास। आपको यही तो देखना था, पहले और बाद में आपके पास। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। स्ट्रेच, जहां स्ट्रेच वायर की बात आएगी वहां क्या होगा, स्ट्रेच वायर की बात आए तो वहां पे कौन सी एनर्जी स्टोर होगी? क्या वहां रबड़ हैज काइनेटिक एनर्जी? नहीं, स्ट्रेच करके खींच रखा, रोक रखा है, तो काइनेटिक एनर्जी का तो रोल हटाओ। यहां कौन सी एनर्जी स्टोर हो जाएगी? पोटेंशियल। और कितनी, वो डिपेंड करता है कि स्ट्रेचिंग कितनी है। ये एक्स किसे शो कर रहा है? स्ट्रेचिंग को शो कर रहा है। स्ट्रेचिंग जितनी ज्यादा होगी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। ये आपके पास। अगला क्वेश्चन यहां से आप देखोगे, अब आपको क्या करना है कि अब आप उस लेवल पे आ गए हैं
वर्क एनर्जी पावर की इतनी क्वेश्चन करने के बाद आप उस लेवल पे आ गए, देखे टिक किया और निकल गए इस तरीके से। द वर्क डन बाय द फोर्स व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर, ऐसा क्वेश्चन आपने स्टार्टिंग में भी किया था, सबसे पहला आई थिंक ऐसा ही क्वेश्चन था। जब ये परपेंडिकुलर फोर्स लगती हैं, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपका परपेंडिकुलर होता है, एफ और एक्स परपेंडिकुलर, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, तो वर्क डन क्या होगा, 0। जैसे सर्कुलर मोशन आपका एक अच्छा एग्जांपल है। आपसे पूछा गया है कि इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ मास इन 1 एटॉमिक मास यूनिट, आपने ये पढ़ा होगा कि आपके पास जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है डेल एम इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इसको बोलते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस, मास एनर्जी इक्विवेलेंस। और ये आप कहां देखते हो, आप जब बम ब्लास्ट होता है तो इस तरीके की प्रोसेस, ये किसको शो करती है, कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी दोनों को शो करती है। मास किस में कन्वर्ट हो सकता है, एनर्जी, और एनर्जी किस में कन्वर्ट हो सकती है, मास। इसको बोलते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का विशेष सिद्धांत। और ये किसने दिया था सर, ये आइंस्टीन ने दिया था। अब यहां पे आपको देखना है कि c की वैल्यू तो फिक्स है, c इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी सारा खेल मास और एनर्जी का है। तो यहां आप क्या देखोगे कि एक एटॉमिक मास यूनिट जो कि 1/12 कार्बन 612 होती है, विच इज इक्वल टू 1.66 10⁻⁻27 kg होगी। तो यहां से कितनी एनर्जी निकलेगी, तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी निकलेगी। और 1 m की वैल्यू होती है 10⁻6, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है 1.6 10⁻⁻19 जूल। ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी होगी, ये ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होगा आपके पास। उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें क्या क्या ऑप्शन दे रखे है, ऑप्शन ये रहा, ये अच्छा क्वेश्चन है आपके पास। आगे बढ़े, तैयार है सब अगले क्वेश्चन के लिए, तो चलिए आगे। यहां से क्या कह रहा है, अर्ग मीटर इनवर्स। तो ध्यान से देखिए, अर्ग किसको डिनोट कर रहा है, एनर्जी को, और मीटर इनवर्स यहां से डिस्टेंस को, डिस्टेंस का इनवर्स, ठीक है। अब यहां से मैं ध्यान से देखूं, एनर्जी या वर्क आप लिख सकते हो, और डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है, डिस्टेंस, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। और वर्क तो आपके पास क्या रहता है, F इंटू एक्स डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, क्या मान लो आप, x। तो किसको डिनोट कर रहा है सर, ये डिनोट कर रहा फोर्स को। आपका आंसर हो जाएगा ये। एक तो तरीका था आपके पास ये, दूसरा आप डायमेंशन पे भी जा सकते थे। अर्ग का डायमेंशन होता है ml2 t-2, और मीटर इनवर्स तो l-1, ये आपके पास बन जाएगा ml t-2। और आपको पता है ये किसका डायमेंशन है, फोर्स, वेट, थ्रस्ट या टेंशन, इन सब का डायमेंशन है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप यहां से भी निकाल सकते थे। एक और ऑप्शन था आपके पास, अर्ग की जगह आप लिख सकते थे ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड -2, और इनटू आपके पास मीटर इनवर्स। तो यहां से भी ये किसको शो करेगा, ये आपका ग्राम सेंटीमीटर मीटर 10⁻⁴ में आएगा, लेकिन आपको सिर्फ यूनिट से देखना है। तो ये आपके पास सेंटीमीटर सेकेंड -2, ये किसको शो करता है, डाइन को, और डाइन किसको शो कर रहा, फोर्स को। तो किसी भी रास्ते से निकाल लो, जब आपको सारे रास्ते खुले मिले तो आपकी चॉइस। और सारे रास्ते खुले कब मिलेंगे, जब आपका बेस तैयार होगा। बेस तैयार करना जरूरी है, ठीक है। आगे देखें आपके पास, द डायमेंशन ऑफ कैलोरीज इज, देखिए आप जानते हैं
प्रैक्टिकल यूनिट आपके पास क्या रहती है? प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ एनर्जी आपके पास, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ एनर्जी आपके पास क्या रहेगी? इज इक्वल टू कैलोरी। ऊर्जा की प्रैक्टिकल यूनिट आपके पास क्या है? कैलोरी है। और आप जानते हैं कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल, यानी कि कैलोरी एक तरीके से किसको? एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है। उसके अलावा एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर होता है 1055 जूल, और जब इसे कन्वर्ट करोगे तो ये 252 कैलोरी आ जाएगा। लेकिन अगर आपसे डेफिनेशन ऑफ 1 कैलोरी पूछे, 1 कैलोरी क्या होता है, आपसे अगर यही पूछ ले डायरेक्ट, तो 1 कैलोरी के डेफिनेशन आप देते हो वाटर को गर्म करने के टर्म में। कैसे? द अमाउंट ऑफ हीट, ये ऊर्जा की वो मात्रा है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, इसके हमें जरूरत होती है टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम वाटर फ्रॉम कहां से कहां तक? 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस, यहां से यहां तक चेंज करने के लिए जितनी हीट की जरूरत होगी वो क्या कहलाएगी? 1 कैलोरी। अब कैलोरी किसको रिप्रेजेंट करी? एनर्जी को। तो ये आपका किसका यूनिट बन जाएगा? ये सर आपका वर्क, एनर्जी, टॉर्क, आघूर्णन बल, इन सब का यूनिट है। टॉर्क के बाद कपल, मोमेंट ऑफ फोर्स, ये सब आप ले सकते हो। mlt-2 ये किसका है? फोर्स, वेट, थ्रस्ट आपके पास, टेंशन, इन सब का है। ml/T-1 ये किसका है? ये आपका प्लांक कांस्टेंट और सिमिलर डायमेंशन होता है किसका? और आपका एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग का, एंगुलर मोमेंटम इसका, कोणीय संवेग का। और ml/T-3 ये किसका होता है? ये पावर का होता है। तो ये चीज आपको यूनिट मेजरमेंट में भी आपको करवाई गई थी और यहां भी एक बार मैंने आपको बता दी है। तो उम्मीद है कि ये सारी बेसिक जो बातें थी वो आपको समझ आ गई होंगी। आपने देखो यहां से क्या पढ़ा, वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, डिफरेंट यूनिट ऑफ एनर्जी, कब आपके मैकेनिकल, कब कौन सी एनर्जी, वो सारी चीजें आपने पढ़ी हैं और मुझे उम्मीद है कि वो सारी चीजें आपको समझ भी आ गई हैं। ठीक है, वो सारी चीजें आपको क्लियर भी हो गई हैं। यहां से अब एक चीज आप देखो, एक अच्छा क्वेश्चन यहां से आप देखोगे और इसे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप साथ साथ नोट भी करते जाएं। ये अच्छा क्वेश्चन क्या है आपके पास? एनर्जी कन्वर्जन, ऊर्जा रूपांतरण, एनर्जी कन्वर्जन, ऊर्जा रूपांतरण आपके पास, ये आप पढ़ते चले जाएं, ये आप पढ़ते चले जाएं। पहला आपके पास जनरेटर, तो जनरेटर क्या होगा आपका? कन्वर्ट कर देगा, ये कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आपके पास मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। जनरेटर की जगह अगर डायनामो भी दे रखा है तो भी आपका आंसर यही होगा। डायनामो भी अगर ऑप्शन में दे रखा है तो आपका आंसर यही होगा। दूसरा आपका इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है? ये कन्वर्ट करता है
कन्वर्ट्स किसको, इलेक्ट्रिक एनर्जी इंटू, इलेक्ट्रिक एनर्जी विद्युतीय ऊर्जा को इंटू मैकेनिकल एनर्जी यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, इंटू मैकेनिकल एनर्जी यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। यह चीज आपको ध्यान रखना। तो जनरेटर हो गया, इलेक्ट्रिक मोटर हो गया। थर्ड पार्ट आपके पास क्या है, यहां से तीसरा पार्ट आपके पास जनरेटर मोटर के बाद अगला पार्ट आपके पास क्या आ जाएगा, यहां से फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की घटना में कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में बदलती है, प्रकाश संश्लेषण में। तो ये कन्वर्ट होता है लाइट एनर्जी, प्रकाशीय ऊर्जा, कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू किसके अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होते हैं। कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, आपकी प्रकाशीय ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है, प्रकाशीय ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाएगी। चौथा है आपके पास सोलर सेल, लाइट एनर्जी प्रकाशीय ऊर्जा किस में बदल जाएगी, कन्वर्ट्स इनटू किसके अंदर, आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर, इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर। ठीक है, ये पार्ट आपके पास। उसके बाद भी ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने पास यही है। नेक्स्ट आपके पास माइक्रोफोन, माइक जिसे आप नाम देते हो, जैसे ये वाला माइक मैं यूज कर रहा हूं, मैंने बोला आवाज कैप्चर के सिग्नल बनाया, आगे भेजा, आप तक पहुंचा, इस तरीके से। तो माइक्रोफोन, माइक क्या करता है, कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट्स साउंड एनर्जी, ध्वनि ऊर्जा को कन्वर्ट्स साउंड एनर्जी इनटू किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी, क्योंकि ये सिग्नल किस फॉर्म में रहते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में रहते हैं, विद्युतीय ऊर्जा के फॉर्म में रहते हैं। उसके बाद इसका अपोजिट आपके पास लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर आपके पास ये क्या होगा, कन्वर्ट कर देगा, कन्वर्ट्स किसको किस में कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी कि सिग्नल को इनटू साउंड एनर्जी, उसको साउंड एनर्जी में ध्वनि ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट कर देगा, साउंड एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देगा। 6 पार्ट आपके पास हो गए। 7वें पार्ट में आप क्या देखोगे, थर्मोपाइल या आपका थर्मोकपल ये कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू किसके अंदर, हीट एनर्जी को ये कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर, इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर। कितने हो गए अपने पास, 7 हो गए हैं। ठीक है, इसके बाद आपके पास 8वां न्यूक्लियर रिएक्टर, नाभिकीय संयंत्र, न्यूक्लियर रिएक्टर नाभिकीय संयंत्र ये क्या करता है, कन्वर्ट्स रूपांतरित कर देता है न्यूक्लियर एनर्जी इनटू, कन्वर्ट्स न्यूक्लियर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदल देता है न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, तो 8 आपने देख लिए हैं। अभी ऐसा नहीं कि बस इतने ही हैं ना, और भी हैं। चलिए और भी देख लेते हैं एक बार, इससे आगे भी आपके पास नोवा कौन सा होगा, नोवा होगा आपके पास गैल्वेनिक या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक या विद्युत रासायनिक सेल, ये आपके पास
गैल्वेनिक या विद्युत रासायनिक सेल, और ये आपके पास क्या होंगे, गैल्वेनिक या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की अगर बात की जाए, गैल्वेनिक या विद्युत रासायनिक सेल की हम बात करें तो ये कन्वर्ट कर देते हैं, कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू, रासायनिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, एनर्जी इनटू किसके अंदर, इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर, कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, विद्युतीय ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। 10 आपके पास नेक्स्ट क्या बन जाएगा, नेक्स्ट आपके पास बनेगा यहां से इलेक्ट्रोकेमिकल के बाद आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ये कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट्स आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू, ये बैटरी की चार्जिंग करता है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को, इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू आपका किस में कन्वर्ट कर देगा, केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देगा, केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो आपके लिए अभी के लिए जरूरी था वो मैं इतना ही रखूंगा। तो वर्क एनर्जी पावर में जितने आपके लिए जरूरी एमसीक्यूज हो सकते थे वो मैंने आपको करवा दिए। इससे पहले ग्रेविटेशन के एमसीक्यूज आप ऑलरेडी देख चुके हो। अब आगे जो आपके पास चैप्टर आते जाएंगे 1 बाय 1 वो आप कंप्लीट करते चले जाना। उम्मीद है कि ये आपको एमसीक्यूज पसंद आ रहे होंगे। हाँ, एक चीज मैं आपको जरूर सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप चाहते हो एमसीक्यूज के साथ साथ आपके कंसेप्ट भी क्लियर हों, तो आप पेड बैच में आए और उसके लिए आपको मैक्सिमम अभी डिस्काउंट दिया जा रहा है। इंडिपेंडेंस डे जो ऑफर चल रहा उस पे Y575 से आपको 77% एंड मोर, इससे ज्यादा ही आपको ऑफ मिलेगा। ठीक है, इस कोड का यूज करें। और हां, आपको मिलेगी सारे महापैक पे डबल वैलिडिटी, डबल वैलिडिटी आपको मिलेगी। तो इसके लिए आप तैयार रहें, एक्साइटिंग ऑफर्स आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये वाले चैप्टर्स, ये वाले टॉपिक सब पसंद आए होंगे। फाइनली आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।